हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये साइंस की क्लास है। NCERT साइंस क्लास 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज 17वें चैप्टर को मतलब 17 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा क्लास 7th की साइंस NCERT में। तो अब हमारा 7th क्लास की भी साइंस ख़त्म हो रही है। इसके बाद हम 8th क्लास की साइंस को डिस्कस करेंगे और साथ में सोच रही हूँ कि जियोग्राफी को भी शुरू कर देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी चीज़ें कवर हो जाएं। तो फिलहाल वो 2-4 दिन बाद की बात है। अभी हमारा ये आज 17वां चैप्टर है। इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जुड़े रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके आगामी सभी एग्ज़ाम, जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले होंगे, स्पेशली CTET, KVS, DSSB, टेट हो गया, सुपर टेट, LT ग्रेड, TGT, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ साथ अगर आप SSC, रेलवे, बैंक इत्यादि की तैयारियां कर रहे होंगे तो वहाँ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। उसके साथ साथ जो कहा जाता है सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि UPSC, UPPSC, UPSSC, इन सभी एग्ज़ाम के लिए तो NCERT बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कहा जाता है जब तक आपने NCERT को नहीं पढ़ा है तब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करना सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो शुरुआत करने से पहले सारी NCERT को ख़त्म कर डालिए। उसके बाद आप कोई स्पेसिफिक बुक लीजिए और उससे तैयारी करिए। तो इसी लक्ष्य को पाने के लिए, इसी उद्देश्य के तहत हम NCERT की ये क्लासेस शुरू किए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने साइंस की क्लास को शुरू किया है। साइंस क्लास 6 को पूरा चैप्टर वाइज डिस्कस किया है। हम एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करते हैं। अगर किसी भी चैप्टर में 2 या 4 लाइन भी इम्पॉर्टेंट है तो वो भी डिस्कस करते हैं, ताकि कभी ऐसा ना हो कि हम जो चीज़ छोड़ के आगे बढ़ें वही चीज़ एग्ज़ाम में आ जाए। तो हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को देख रहे हैं, कुछ भी बच नहीं रहा है। बस आपको हर वीडियो में साथ देना होगा, साथ जुड़े रहना होगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी कि एक वीडियो को देखा और एक वीडियो को छोड़ दिया, क्योंकि सारी ही चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। तो अगर कुछ भी स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, मुश्किल होगा चीज़ों को समझने में। तो इसलिए सारे वीडियो से जुड़े रहिए और आगे की वीडियो देखने से पहले पीछे के सारे वीडियो देख कर ही आगे के वीडियो देखिएगा। अब हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 17 जो चैप्टर का नाम है वो है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, मतलब वन हमारी जीवन रेखा। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको देख लेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर जो कुछ मुझे जो थोड़ा बहुत लगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। बताए गए हैं हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े, इसीलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। तो वनों को हरे फेफड़े की संज्ञा दी गई है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली ये कि हरे फेफड़े की संज्ञा किसे दिया गया है, तो हरे फेफड़े की संज्ञा किसे दिया गया है, वनों को दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हरे फेफड़े किसे कहा जाता है। अब आगे आते हैं और यहाँ पर फिर वन भ्रमण के में कुछ बच्चों को ले जाया गया है और उनको वनों के बारे में बताया गया है। वन में कैसे कैसे जीव जंतु रहते हैं, उनका आवास स्थान क्या होता है, वो क्या खाते हैं। कुछ जीव जंतु जो हैं वो पत्तियों को खाते हैं, कुछ फल को खाते हैं, कुछ पेड़ों पे निवास करते हैं, कुछ पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। तो इस तरह से वन का इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी जीव के लाइफ में, वो चीज़ें बताई गई है।
वन सभी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। शुद्ध हवा हमें वनों के द्वारा ही मिलता है। जो हमारी प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वन जो है उसको अवशोषण कर लेते हैं, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं और हमें शुद्ध हवा प्रोवाइड करता है। हमारे साथ साथ जानवरों को भोजन प्रोवाइड करता है, आवास प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में पूरा वनों में, जंगलों में कौन से जीव रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह वो खाते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे बताया गया है कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। तो वन जो है वो आवास भी प्रदान करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ पेड़ों के बारे में बताया गया है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे नीम की बात की जाए तो नीम इत्यादि के पौधे जो हैं ये क्या औषधीय पौधे कहलाते हैं। तो वन बहुत से औषधीय पौधे हमें उपलब्ध कराता है। बांस इत्यादि के पौधे हैं, इससे क्या होता है, बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। शीशम, सागौन के पौधे, पेड़ जो होते हैं, इनसे लकड़ियाँ, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, इनसे दरवाजे और फर्नीचर इत्यादि के काम होते हैं। तो इस तरह से वन हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। तो यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। देखिए इस जगह पे लिखा हुआ है कि जिस भूमि यहाँ पे लिखा हुआ है कि साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद करिए। मतलब बच्चों को के लिए बताया गया है कि इन वृक्षों को उन्हें पहचानने में मदद करवाइए आप। फिर यहाँ पे बताया गया है कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप भी वनों से प्राप्त होते हैं। तो वनों की ओवरऑल देखा जाए तो वनों की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, यह वितान या कैनोपी कहलाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वितान या कैनोपी किसे कहते हैं। तो जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष की शाखाएं होती हैं वो कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर एक छतनुमा आकार बना के उन्हें ढक लेती हैं, उन्हें कवर कर लेती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, वितान या कैनोपी कहते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसके बाद इस जगह पे वन उत्पाद को बताया गया है कि वनों से और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो वनों से हमें जो लकड़ियाँ मिलती हैं उससे बहुत सी बेशकीमती चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे लकड़ी की मूर्तियाँ, लकड़ी के दरवाजे, मोहरी लाख मिलता है। कत्था जो खाया जाता है वो वनों से प्राप्त होता है। गोंद जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है वह भी वनों से प्राप्त होता है। और वनों में मधुमक्खियाँ जो है वह अपने छत्ते का निर्माण करती हैं ऊंचे ऊंचे वृक्षों पे, और जिससे हमें शहद मिलता है। किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। तो वहाँ पे हमने वितान या कैनोपी को देखा। यहाँ पे शिखर किसे कहा जाता है वो बताया गया है कि किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से जब ऊपर उठ जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। फिर आगे बताया गया है, शिखर के बाद देख लेते हैं, वितान देख लिया हमने। यहाँ पे बताया गया है कि वृक्षों के शिखर की आकृति और साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, इन्हें अधोतल कहते हैं। तो जो विभिन्न विभिन्न साइज के वृक्ष होते हैं उनके शिखर जो होते हैं वृक्षों के, उनकी आकृति भी डिफरेंट होगी अगर वृक्ष जो हैं डिफरेंट साइज के हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें अधोतल कहेंगे। 17.7 के चित्र में आ जाइए। ये इस तरह से यहाँ पे बताया गया है वितान और अधोतल के बारे में। तो ये शिखर कहलाता है जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, वृक्षों की शाखाएं निकल आती हैं जो ऊपर ऊपर, इसे शिखर कहेंगे। और वितान किसे कहेंगे, ये जो सबसे ऊपर के पेड़ हैं ये नीचे के वृक्षों को छतरीनुमा ढक लेते हैं, इन्हें वितान या कैनोपी कहते हैं। और इसके बाद ये अधोतल, ये वाले वृक्ष अधोतल की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से आपको सब कुछ बता दिया गया है, अधोतल, शिखर, वितान, ये सारी चीज़ें। अब आगे देख लेते हैं और हमारे काम की क्या चीज़ें हैं।
यहाँ पे बताया गया है कि सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी, मतलब सभी जंतु चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पदार्थ पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। तो क्या होता है, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो तो पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, वो पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो इन्हीं शाकाहारी जीवों को खाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी जीव जो हैं वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। तो इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा जाता है, मेंढक को सर्प खा लेते हैं, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो खाद्य श्रृंखला होता है ये किसे कहते हैं? तो अपने जो उच्च श्रेणी वाले जीव होते हैं अपनी नीचे की श्रेणी वाले जीवों को खाते हैं, यही जो एक चेन बनती है इसे ही हम क्या कहते हैं? फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि घास सबसे नीचे की श्रेणी का आ जाएगा, घास को कीट खाएगा और कीटों को मेढक द्वारा खा लिया जाएगा, मेढक को सर्प द्वारा खा लिया जाएगा और सर्प को गरुड़ या गिद्ध या चील के द्वारा खा लिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फूड चेन है वो बनता है, उसका निर्माण होता है। तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है फूड चेन, ये कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा। ये एग्ज़ाम में बनता है कि व्हाट इज़ फूड चेन, और आपको ऐसे एक चेन दे दी जाएगी, वो पूछा जाएगा, या तो ये चेन आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें क्या करेक्ट है या क्या इनकरेक्ट है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बनता है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, मतलब बहुत सी फूड चेन पाई जाती है वनों में। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। तो अगर इस जो फूड चेन है हमारा, इसके किसी एक पार्ट पर भी कोई हानि हुई या कोई भी इफ़ेक्ट पड़ा तो सारी की सारी चेन, मतलब उस चेन से जितने भी जीव जुड़े हैं वो सभी प्रभावित होते हैं। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। तो वनों में अगर वृक्षों की कमी हो जाएगी तो अब जो जीव जंतु उस पर डिपेंड हैं वो प्रभावित होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक के हानि होने पर, एक के किसी भी तरह के नुकसान होने पर दूसरा उससे प्रभावित हो जाता है। तो यही क्या होता है, हमारा फूड चेन होता है। फूड चेन कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पे जैसे कि एक बताया गया है वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध। तो इस इमेज के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरह से इंटर रिलेशनशिप होता है किसी भी प्लांट का, सॉइल का और डीकम्पोजर का एक जंगल में। जैसे कि देखिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं एब्जॉर्ब होगा पेड़ पौधों से। और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो ये पेड़ पौधे क्या होंगे, मर जाएंगे, मतलब ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इस पर रहने वाले इस तरह के जो जीव हैं उनको ना ही आवास मिल पाएगा और ना ही भोजन मिल पाएगा। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो हमारा नीचे भौम जल है उसके लेवल में कमी आ जाएगी, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो हैं ये मिट्टी को बांधे रहते हैं, बाढ़ इत्यादि से हमारी रक्षा करते हैं। और
तो इस तरह से कहा जाए तो सारी ही चीज़ें एक दूसरे से आपको दिख रहा होगा कोरिलेट है। पेड़ पौधे लोगों को छाया प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर मिट्टी के साथ इसका सामंजस्य नहीं बढ़ा, मतलब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, तो पेड़ पौधों को पोषक तत्व कम मात्रा में मिल पाएंगे। मिट्टी में जल की कमी है या नमी की कमी है, तब भी पेड़ पौधों को वाटर नहीं मिल पाएगा, जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रकृति की हर चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और किसी भी एक चीज़ में अगर हमने छेड़छाड़ किया तो दूसरी चीज़ भी उससे ज़रूर प्रवाहित होगी। अब आगे बताया गया है कि पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो इससे पहले के चैप्टर में हमने ह्यूमस क्या होता है वो पढ़ा था। जो सड़े गले पदार्थों से, जैसे कि किचन से सब्जियों के छिलके निकले और ऐसी चीज़ें निकली जो हमारे यूज की नहीं है, उन्हें हम खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो वही ह्यूमस कहलाती है। ये चीज़ें हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था और 7th क्लास के भी चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को, अब जैसे प्लांट हो गया, पौधों की पत्तियां होगी, या कोई जानवर मर जाए, उसके मृत शरीर को भी खाद में परिवर्तित, ह्यूमस में परिवर्तित किया जाता है। और इसे परिवर्तित कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव परिवर्तित करते हैं। तो यह क्या कहलाता है? ये सूक्ष्म जीव अपघटक श्रेणी में आते हैं और अपघटक कहलाते हैं। तो ये डीकम्पोजर कहलाते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, डीकम्पोजर एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या हम कहेंगे? डीकम्पोजर कहते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनका वन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि वन में जो पेड़ पौधे सड़ गए, उन्हें भी ये डीकम्पोजर में कन्वर्ट कर दे, उन्हें भी ये ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। और वन में अब जो जानवर मर गए हैं, उनका क्या होगा? तो यही सूक्ष्म जीव क्या हैं? उन जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? डीकम्पोजर कहलाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। अब आगे और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे ह्यूमस के लिए बताया गया है कि ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। तो जो मृत जंतु होते हैं या मृत पादप होते हैं, वो क्या होते हैं? वह उनके पोषक तत्व जो हैं वो मिट्टी में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशेषित कर लिए जाते हैं। तो डीकम्पोजर द्वारा इन मृत चीज़ों को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ये खाद काफ़ी पोषक तत्व वाले होते हैं, और फिर से इन्हें मिट्टी में डाल दिया जाता है और पेड़ पौधे इन्हें अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट था यहाँ पे कि जो ह्यूमस होता है, क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट। अब यहाँ पे बताया गया है कि मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। तो जो मृत जंतु होते हैं, वो दूसरा एक रोल उनका और हो जाता है कि जो हाईएस्ट लेवल वाले, जो हायर वाले जीव होते हैं, उच्च श्रेणी वाले जीव, उनके भोजन के रूप में इन मृत जीवों को ले लिया जाता है। तो इनमें गिद्ध आ जाता है, कौवा आ जाता है, गीदड़ आ जाता है, बाज आ जाएगा। ये सारे मृत जीवों का भक्षण करते हैं।
तो इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। तो वन में सारी चीज़ें रीयूज होती रहती हैं, एक साइकिल में चलती रहती हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। फिर बताया गया है कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो पादप जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। उनके श्वसन के लिए ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट दी हुई है कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें तो बहुत बार हमने डिस्कस भी किया हुआ है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बस याद रखिएगा तो वनों का इम्पोर्टेंस भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बताया गया है कि जो जो प्लांट होते हैं, देखिए वो ऑक्सीजन निकालते हैं और ये ऑक्सीजन जंतुओं द्वारा ले लिया जाता है। जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें बैलेंस होती रहती हैं। अब आगे आते हैं और यहाँ पे बताया गया है कि सघन झाड़ियाँ और ऊंचे घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो जो घने जंगल होते हैं वो आश्रय का कार्य करते हैं जीवों के लिए, उन्हें शिकारियों से या दूसरे जानवरों से उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो उनमें छिप जाते हैं और उन्हें भोजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो वन का महत्व था। यहाँ एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा वो यहाँ पर है, वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। तो वनों को एक गतिक सजीव इकाई की श्रेणी में रखा गया है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। फिर अब आगे बताया गया है कि वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती हैं और भूमि में आश्रावित हो जाती हैं। तो यहाँ पे पेड़ पौधों और वनों की और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताते हुए बताया गया है कि पेड़ पौधे जो हैं वो बारिश के जल को भी बर्बाद नहीं होने देते हैं। अगर पेड़ पौधों की कमी हो जाए, वनों की कमी हो जाए, तब बाढ़ जैसे हालात क्यों बनते हैं। इसका कारण होता है पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो बारिश का जल होता है उसको अपनी पत्तियों में, अपने पूरे पौधों में, उनके मतलब वृक्षों से क्या होता है, ये बारिश का जल जो है वो बूंदों के रूप में धीरे धीरे जड़ों तक जाता है और जड़ों से वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे वो वाटर जो है वो भौम जल के रूप में पृथ्वी के अंदर जाके संचित होता रहता है, जो कि बाद में फिर से ये पेड़ पौधों के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा उसका रीयूज हो जाता है। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो बारिश के जल को भी संचित करने का कार्य करते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन की प्रोसेस दिखाई गई है, ये भी पेड़ पौधों के द्वारा ही होती है। पेड़ पौधे भौम जल जो ग्राउंड वाटर लेवल है इसको मेंटेन करने का कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बहुत बार हमने पढ़ भी लिया है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें बताई गई हैं पेड़ पौधों के बारे में कि यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप भी बढ़ेगा। तो पेड़ पौधों के कम होने पे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि जब ये पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमारी वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा।
फिर दूसरा पॉइंट बताया गया है कि पेड़ और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। तो ये तो पूरे चैप्टर में ही आपने देख लिया। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है कि पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आती है। तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम आजकल यही होती है, जगह जगह जो बाढ़ वाले हालात देखने को मिलते हैं उसका कारण यही होता है। अब क्या होता है, बड़े बड़े नगरों में पेड़ों को काट के पूरी तरह से जंगल को समाप्त कर दिया गया है और वहाँ पे इमारतें बड़ी बड़ी बना दी गई हैं, तो जिसका कारण उन नगरों को झेलना पड़ रहा है वहाँ बाढ़ जैसे हालात का सामना करके। फिर चौथा पॉइंट बताया गया है कि हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी वनों के संरक्षण की कोशिश करिए और हर व्यक्ति अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाए, हरियाली को मेंटेन किया रहे। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अश्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। तो मृदा अपरदन का भी कारण पेड़ पौधों का ना होना ही है। फिर आगे बताया गया है कि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को भी अवशोषित कर लेते हैं। तो आपने अक्सर जो मेन रोड होते हैं वहाँ पे देखा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। वो इसी वजह से लगाए जाते हैं कि पेड़ पौधों की जो ध्वनि होती है उसके शोर को भी ये पेड़ पौधे एब्जॉर्व कर लेते हैं। वाहनों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसको भी ये पेड़ पौधे एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रदूषित नहीं हो पाता, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस हो, उन सभी से ये पेड़ पौधे हमारी रक्षा करते हैं। फिर आगे बताया गया है कि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधि, पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत होते हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। तो पूरे चैप्टर की जो एक तरह से समरी है कहा जाए तो वो इतनी ही शब्दों में डिपेंड हो गई है कि वन का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था जो शायद आप लोगों को ना पता हो, ऐसे कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया था कि हर चैप्टर को हमें पढ़ के चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो एक बार आप इस समरी को देख लीजिएगा, वही चीज़ें समरी में भी दी हुई है जो हमने पढ़ा है। तो इस चैप्टर को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसके बाद एक चैप्टर और रहेगा, वो भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको डिस्कस करके 7th क्लास की NCERT साइंस को ख़त्म करेंगे, फिर 8th क्लास की NCERT को शुरू करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगता हो आपको तो लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए। लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही है और अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी वीडियो देखिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुँचता रहे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।